मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। इस वीडियो में आरआरबी जेई का 17 दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको तीनों शिफ्ट का जीके जीएस का जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न देखेंगे। साथ में रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ, इस सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। एक है वाशिंग सोडा और एक है आपका खाने वाला सोडा। ठीक है। देखिए, खाने वाला सोडा और वाशिंग सोडा, ये दोनों से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम ईयर का उठा लीजिए, सभी एग्जाम में और हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखना आपको। वाशिंग सोडा को क्या धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, पहले याद रखना है। वाशिंग सोडा को धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या हो गया, Na2CO3 10H2O। और इसी को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या पूछेगा, तो सोडियम कार्बोनेट है। यानी सोडियम कार्बोनेट का भी सूत्र पूछे तो यही वाला होगा, Na2CO3। और एक होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बोलते हैं क्या, खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या तो खाने वाला सोडा का सूत्र पूछे तो Na, यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, NaHCO3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दोनों चीज़ें याद रखना है। एक हो गया वाशिंग सोडा, ये वाला सोडियम कार्बोनेट, और एक हो गया खाने वाला सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए, जैसे खाते हैं तो कोई चीज़ बाय करके खाते हैं, बाय मतलब खरीद के खाते हैं, तो खाने वाला सोडा हो गया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। ये दोनों सूत्र आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की गति कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जल में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो जल में प्रकाश की गति है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड याद रखना है। अब एक अति महत्वपूर्ण, ये भी पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड कुछ याद रखना है। जैसे अवतल दर्पण से क्वेश्चन आएगा कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए यानी कि पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर रहता है उसमें किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा। ऑप्शन में क्या दिया गया था, तो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये आपको चार्ट याद रखना है। आप कई एग्जाम, मतलब कि आपको कोई भी एग्जाम दीजिए यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये ध्यान रखना है। अधिक अभिक्रियाशील धातु का ये है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, आपको नीचे से ऊपर बताया गया। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम है, उसके नीचे है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन यानी लोहा, टीन, लेड, फिर है हाइड्रोजन, उसके नीचे है कॉपर, फिर मरकरी यानी कि पारा, और सिल्वर और गोल्ड यानी कि सोना, और इसके नीचे होता है एक प्लेटिनम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये है आपका क्रम, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा हो गया इसमें, तो पोटेशियम हो गया। अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, है ना। सबसे क्रियाशील धातु हो गया पोटेशियम होता है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो सोडियम हो गया। ये भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो कैल्शियम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, एक समीकरण दिया गया, बोला कि NaCl प्लस AgNO3 से AgCl प्लस NaNO3 अभिक्रिया का उदाहरण। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये अवक्षेपण का उदाहरण है ना, अवक्षेपण का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री
स्तरीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन 2024 में कहाँ हुआ था? तो इस टाइप के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WTO हो गया, WHO हो गया, तो इस सबसे जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, या तो सिंपल इस सबसे क्वेश्चन मुख्यालय हो गया या स्थापना कब हुआ, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, जो काफ़ी फेमस अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WTO, WHO और ILO, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूछा गया करंट अफेयर से आपसे कि WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ था 2024 में? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। अच्छा, WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO का पुराना नाम क्या है? तो वो था गेट, GATT, याद रखना है। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WTO, WHO ये सब का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है दोनों का, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई। अब विक्रम साराभाई से क्या है, शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में कौन सा डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये डिवाइस क्या है? ये रॉकेट भी और प्रक्षेपण यान और कृत्रिम उपग्रह, ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर होगा। ये सभी डिवाइस है नहीं लॉन्च किया किसने? विक्रम साराभाई ने किया था, ठीक है। विक्रम साराभाई से बात करें तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई है। अच्छा, विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है ये कहाँ है? तो ये केरल के तिरुअनंतपुरम में है। नेक्स्ट है ईरानी कप 2024 का विजेता कौन है? तो ईरानी कप 2024 किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। ईरानी कप 2024 का विजेता है मुंबई। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ईरानी कप जो 2024 का विजेता मुंबई है, तो मुंबई किसकी कप्तानी में जीता? तो याद रखना है कौन थे कप्तान? अजिंक्य रहाणे थे ना। कौन थे? अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे जो कि 2024 में जीत दर्ज किया, 27 साल के बाद इन्हें जीत दर्ज किया मुंबई और अपने नाम किया। और मुंबई ने पहली पारी में 537 रन बनाए थे और शेष भारत ने पहली पारी के आधार पर 121 रन की बढ़त हासिल की थी। नेक्स्ट है कॉपर टी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है महिला गर्भ निरोधन के लिए किया जाता है ना। कॉपर टी का प्रयोग महिला गर्भ निरोधन के लिए किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी याद रखना है, कॉपर टी को पैरागार्ड भी कहा जाता है। पैरागार्ड किसे कहा जाता है? तो कॉपर टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की फोकल लंबाई निकालने का सूत्र पूछा था। तो लेंस की फोकल लंबाई निकालने का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस की फोकल लंबाई निकालने का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और एक प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? वो होता है d बराबर 1/f, ठीक है। और एक प्रश्न और यहाँ से याद रखना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अब इसमें क्या है? एफ क्या है? लेंस की फोकल लंबाई है, भी क्या? प्रतिबिंब की दूरी, और यू है वस्तु की दूरी। अवतल लेंस में फोकल लंबाई को नकारात्मक में माना जाता है ना। अवतल लेंस में फोकल लंबाई को निगेटिव में माना जाता है। लेंस की शक्ति को मीटर के लंबाई के व्युत्क्रम के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि लेंस की क्षमता जो सूत्र होता है d बराबर 1/f होता है, जहाँ d क्या है? डायोप्टर है ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछे तो क्या? डायोप्टर हो गया। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा? पीएच मान से क्वेश्चन देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ भी आपको बताए थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या है? तो इसका कितना है? 4 है, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें से अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है? 4 है। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्य तौर पर 4 होता है, हालांकि यह 5.5 या उससे कम भी हो सकता है। अब अम्लीय वर्षा से एक प्रश्न और पूछा गया था किसी दूसरे शिफ्ट में था कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहता है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये याद रखना है, अम्लीय वर्षा का कारण होता है। अच्छा, पीएच मान से बात करें, पीएच मान से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 से कम जो होगा वो होगा अम्लीय, है ना, अम्लीय होगा। और 7 से जो ऊपर होगा वो होगा क्षारीय, ठीक है, क्षारीय, याद रखना है। ये 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर हो गया क्षारीय, और 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन होता है। अच्छा, पीएच मान का आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट है तापी नदी कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग से गुजरती है?
तो तापी नदी कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 100 है ना, इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग 100 से गुजरती है। अब राष्ट्रीय जलमार्ग भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से 4 तक याद रखना है आपको, कहाँ से कहाँ तक जुड़ती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम, जिसका भी एग्जाम है आने वाला, वो सभी ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो मिस नहीं करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ना, NW1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? तो हल्दिया से प्रयागराज, याद रखना है, हल्दिया से प्रयागराज। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको किसको जोड़ता है? ये सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, सदिया का असम में, धुबरी भी असम में है, तो सदिया से धुबरी ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हो गया, सदिया से धुबरी। और ये हल्दिया से प्रयागराज। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये किसको किसको जोड़ता है? तो कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है, कोट्टापुरम को कोल्लम से, कोट्टापुरम को कोल्लम से। अब एक बार क्या क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 है ये किस राज्य में बहती है? तो ये है कहाँ? केरल में। कोट्टापुरम और कोल्लम जो है ये केरल में है, ये केरल में है, तो राज्य का भी ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये काकीनाडा से पुदुचेरी तक, काकीनाडा कहाँ? आंध्र प्रदेश में, तो काकीनाडा से पुदुचेरी तक जाती है राष्ट्रीय जलमार्ग 4। एक बार फिर समझिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है हल्दिया से प्रयागराज, और इसको ऐसे याद रख लीजिए। देखिए एक लाइन थोड़ा याद रखिए, हप साधु है ना, हप साधु कोको, हप साधु कोको, ये 3 याद रहेगा। हप साधु यानी हप हो गया हल्दिया से प्रयागराज, साधु से हो गया सदिया से धुबरी, कोको मतलब कोट्टापुरम से कोल्लम, और 4 में क्या है? इसका है काकीनाडा से पुदुचेरी है ना, काकीनाडा से पुदुचेरी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है। अब ये देखिए, आप शिफ्ट 1 का एनालिसिस जाकर देखिएगा तो उसमें मौलिक अधिकार के बारे में सभी चीज़ें बताए थे, और वहीं से देखिए जो एनालिसिस से वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो कई क्वेश्चन है जो कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया, वो प्रश्न 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया था, वही पूछा है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको ये देखिए 1st शिफ्ट में जाकर देखिएगा तो उसमें बताएं सारा चीज़ कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और अनुच्छेद 12 से 35 हो गया मौलिक अधिकार, भाग 3 हो गया, और ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अब मौलिक अधिकार कितने हैं ये सब भी आपको बताए हुए हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार कितना है? 6 है वर्तमान में, वो याद रखना कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी क्या है, कुछ क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया था कि अनुच्छेद 21 में क्या नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 21 में वो आंसर क्या था? धर्म। तो यहाँ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक है, इसलिए धर्म क्या है? अनुच्छेद 21 में नहीं है, ये कहाँ? 25 से 28 के बीच है, इसलिए याद रखना है। समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये है 23 और 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अब यहीं से कई क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन आया कि धार्मिक संस्थानों की स्थापना करना किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 30 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ से भी धर्म से पूछा गया था, तो 20 से भी पूछा गया, अनुच्छेद 21 से पूछा गया। तो ये सभी आपको याद रखना है। अच्छा एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा दें, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में, और धर्म और लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? 16 में। और बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता 17, उपाधियों का अंत 18, और बोलने और वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, और दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 20, और 21 में क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। और 23-24 भी काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखना। 23 में क्या? बालात श्रम या तो मानव तस्करी पर रोक लगाना, और 24 में 14 से कम वर्ष के बच्चों को कारखानों में लगाना प्रतिबंध है। तो ये 14, 13, 23 और 24 में कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद करिए। देखिए अनुच्छेद 24 में क्या? 24 में 14 से कम बच्चों के, जो कम आयु के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को,
है ना, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है घुमा घुमा के, जैसे कभी पूछ लिया है किस अनुच्छेद को कहा गया, कभी बोलेगा कि अनुच्छेद 32 को किसने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है, नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है, तो नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण क्या, एक विद्युत रासायनिक क्रिया है, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ पर होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच होता है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच होता है और यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। अवतल दर्पण को फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण का क्या होता है, धनात्मक होता है। याद रखना है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल वाला धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतहें अंदर की ओर घुमावदार होती है। अवतल दर्पण प्रकाश की समांतर किरणों को फोकस नामक बिंदु पर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो ये धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण के केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। और अवतल दर्पण जो है गाड़ी की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ओके, फोकस दूरी वह बिंदु होता है जहां प्रकाश की समांतर किरणें मिलती है या तो मिलती हुई लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली को किस में मापा जाता है, तो इसको किलोवाट घंटा में मापा जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। बिजली की खपत को मापने के लिए किलोवाट घंटा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। एक किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1000 वाट होता है। याद रखना है, 1 घंटे तक चलाने में जितनी ऊर्जा खर्चा होती है वो 1 किलोवाट घंटा, मतलब शक्ति वाले उपकरण को 1 घंटे तक चलाने पर जितनी ऊर्जा खर्च होती है ये होता है किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटा ये है शक्ति है ना, ये मापने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया क्या है, तो अब ऑप्शन जैसा होगा उसके अनुसार से इसका आंसर होगा। आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण बता देते हैं। जैसे विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जैसे ये है ना, CaCl2 प्लस H2O और CaOH2 प्लस Cl2, ठीक है, ये गैस का अथी करता है, निकलता है, ठीक है। तो ये अब जो ऑप्शन में होगा वह आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। विरंजक चूर्ण और पानी की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है। विरंजक चूर्ण की कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। अब ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर होगा। विरंजक चूर्ण और हवा के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाता है। विरंजक चूर्ण की अगर सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो क्या होगा, CaOCl2, ठीक है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट है, सजातीय श्रेणी की विशेषता क्या है, तो सजातीय श्रेणी की विशेषता क्या है, समजातीय श्रृंखला के सदस्यों का एक ही कार्यात्मक समूह होता है। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं इस प्रकार होती है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सकता है। जैसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्केन का होता है। और एल्किन का क्या सूत्र होता है, अगर डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एल्काइन में होता है -2, एल्केन में +2 और एल्किन में सिंपल होता है CnH2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अब देखिए ये क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में आपको एनालिसिस में बताए थे अनुच्छेद के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई क्वेश्चन आया था, आपको सब बताए थे सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में। देखिए सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में ये पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो अनुच्छेद 124 है ना। आपको बताया था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 214 में।
और क्या बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो ये एक को इधर कर देना, 1 2 4 ये सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे बताए थे आपको। और भी अनुच्छेद आपको याद रखना है। हाई कोर्ट रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो हाई कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और क्या याद रखना है कि रीट दोनों जारी करता है, ये ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पुनर्रीक्षण ये किस अनुच्छेद में है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो पुनर्वलोकन होता है, पुनर्रीक्षण होता है, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 137 में है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो ये है अनुच्छेद 129 में। और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की राष्ट्रपति को शक्ति, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 143 में 143। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए जिनका भी एग्जाम होने वाला है तो वो सभी प्रश्न एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्ति आयु जो न्यायाधीश का होता है 65 वर्ष, हाई कोर्ट का पूछे न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति तो 62 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स आपको पीछे वीडियो शिफ्ट 1 और 2 में जो कि पूरा डिटेल्स में बता चुके हैं, तो यहाँ भी आपको भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। जैसे कि जल का अपवर्तनांक कितना पूछा है, तो 1.33। हीरा का अपवर्तनांक पूछे 2.42 और कांच का अपवर्तनांक पूछे 1.5 होता है। अच्छा, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन पूछा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका के डेलावेयर में हुआ था। क्वाड में कितने देश है, 4 देश है। कौन कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, मतलब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत जापान, ऐसे याद रखना है, तो ये आपको याद रहेगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत जापान है। एड्स से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर क्या हुआ था, एक दूसरे से हाथ मिलाना, ये एड्स इससे नहीं होता, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको फिर शिफ्ट 1 में बता दिए हैं। परागन क्या है, तो परागन क्या, पौधे के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण, ये परागन कहलाता है। क्रोध, ये सब देखिए डिटेल में आपको बताया हुआ है, शिफ्ट 1 और 2 जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपको सिर्फ बता देते हैं क्योंकि टाइम यहाँ वेस्ट होगा ज़्यादा। आपको जो लोग शिफ्ट 1 और 2 नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एनालिसिस में अनुच्छेद 21 में क्या नहीं आता है, तो धर्म नहीं आता है। ये देखिए डिस्कशन में आपको बताए थे और ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से सारा चीज़ बताए थे। मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। और धर्म कहाँ से आएगा, 25 से 28 में आएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ ध्यान रखना है। परागन से संबंधित गलत कथन का पहचान कीजिए, तो परागन में क्या होता है, गलत कथन पूछा, तो कीटों में मोथ और तितलियाँ सबसे प्रमुख परागन कर्मक है, ये गलत है, क्योंकि कीटों में ना मोथ और तितलियाँ नहीं बल्कि कौन, मधुमक्खी जो है सबसे प्रमुख परागन कर्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया में एक तत्व अन्य तत्व की जगह लेता है और इसका विपरीत क्रम भी हो सकता है, ये वाला सही है। और समीकरण के तत्वों का प्रतिक्रिया श्रृंखला के साथ कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि संबंध होता है ना, ये वाला सही है, केवल एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन से जीवाणु से सूजाक रोग होता है, तो सूजाक रोग होता है निस्सेरिया गोनेरिया से, है ना, निस्सेरिया गोनेरिया जीवाणु से सूजाक रोग होता है। नेक्स्ट है, पानी में डूबी छड़ किस घटना की वजह से झुक जाती है, तो यहाँ इस चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो पानी में डूबी छड़ है ना, वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या झुका हुआ प्रतीत होता है। और अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। याद रखना कैसे, तारों का टिमटिमाना अप डाउन अपवर्तन। और सूर्य का उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का नीला रंग वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो सब होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अल्पकालिक है, अल्पकालिक नदी यानी कि जो क्या होता है कि ऐसी नदी है जो भारी वर्षा के बाद केवल थोड़े समय के लिए बहती है और अधिकांश समय सूखी रहती है, तो वो होता है क्या, अल्पकालिक है, तो क्षणिक नदी कहा जाता है ना, जिससे यह एक अस्थायी नदी बन जाती है। वो नदी क्या है, लूनी नदी है। लूनी नदी क्या, अल्पकालिक नदी है। लूनी नदी से याद रखना है क्या, ये कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। आपको बताए थे कल पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदी याद रखना है। आपको ट्रिक बताए थे क्या, साला मानता नहीं है कि साबरमती, लूनी नदी, मानता से हो गया माही, नर्मदा, ताप्ती। नेक्स्ट है,
18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, ठीक है। और सदन का नेता अगर पूछे तो वो कौन है? सदन का नेता है अभी वो नरेंद्र मोदी जी है ना। और लोकसभा का अध्यक्ष पूछ दे तो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये दिल्ली में है ना। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। परिनालिका की संरचना क्या है? तो परिनालिका की संरचना क्या है? अब ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हुआ था, यहाँ डिटेल्स में पढ़ लेंगे। भौतिकी में परिनालिका स्प्रिंग की भांति बनाए जाने पर बनाए गए तार की संरचना होती है ना। ये परिनालिका संरचना कैसे होती है? स्प्रिंग की भांति ऐसे ऐसे जो होता है, स्प्रिंग की भांति एक बनाए गए तार की संरचना को कहते हैं, जिसमें से धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होती है। प्रायः ये तार किसी और चुंबकीय पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक के बेलनाकार आधार पर लिपटे रहते हैं, जिसके अंदर कोई और चुंबकीय क्रोड जैसे हवा या चुंबकीय क्रोड जैसे लोहा हो सकता है। सोलेनाइड एक प्रकार की विद्युत चुंबक है जो तार के एक कुंडल द्वारा निर्मित होता है, जिसकी लंबाई उसके व्यास से काफ़ी अधिक होती है, जो एक नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? अब राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, ये सबसे निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेना, ठीक है। आपको बताए भी थे। और जैसे यहाँ पर है राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या है? राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उनका आयु 35 वर्ष होना चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हो, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा। और वो क्या आता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए वो चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का पद पूछे, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 76 में, और CAG की नियुक्ति करता है जो अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ का तापमान पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। भीमराव अंबेडकर से आपको कई क्वेश्चन बता चुके हैं, है ना। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। हिंदुत्व का दर्शन के लेखक भीमराव अंबेडकर है। भारतीय संविधान का लेखक भीमराव अंबेडकर है। जाति प्रथा का विनाश पुस्तक का लेखक भीमराव अंबेडकर है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन था? तो भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर से कई प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक पूछ दे तो भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन आया था भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन है? MC शीतलवाड़ थे। नेक्स्ट है यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी किसने किया था? तो ये किया था नई दिल्ली में हुआ था 2024 में, ठीक है। और यहाँ से क्या बताएं आपको? यहाँ से याद रखना है कि विश्व धरोहर जो सूची में शामिल किया गया है आपको याद रखना है 40 से लास्ट जो 43 तक है। जैसे यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 1945 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। अरे 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो 40वां विश्व धरोहर स्थल है आपका धौलावीरा जो कि गुजरात में है। और 41वां विश्व धरोहर स्थल पूछे तो शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है 41वां। और 42वां कौन सा है? तो वो है होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है। और 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो चराईदेव मोईदाम जो कि असम में है। नेक्स्ट है यूरो स्पोर्ट इंडिया ने हाल ही में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया था? तो शिखर धवन को किया था। दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 AA में है। दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 AA में है। अब क्या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ, जैसे दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको याद रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो ये दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण है ना, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका पूरा तीनों शिफ्ट का जो भी प्रश्न है वो समाप्त हुआ है। और एक आपको RPF जो SI का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आने के बाद उसका जो ओरिजिनल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसका सभी पेपर का शिफ्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप जो लोग भी आगे एग्ज़ाम जिनका है, या तो जो लोग RPF या तो RRB JEE जो भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, तो वो वाला सेशन जरूर देखिएगा, है ना। तो RPF SI का सभी पेपर का हम लोग ओरिजिनल पेपर का आंसर की का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।